Take out illustration number 34. Illustration number 34, page number 6.53. तो देखो क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 2 years, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पीछे एडिशन इन्फॉर्मेशन में आपको कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है एंड लोन वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो इसका अपन को क्या बनाना है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन को इसका प्रिपेयर करना है। देखो फर्स्ट पेज पे फॉर्मेट बनाएंगे, देन सेकंड पेज पे देखो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन पर्टिकुलर amount or amount। उसके बाद फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इसके नीचे अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट पेज पे अपन लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फिर लिखेंगे अपन सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे भी आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, कॉलम अमाउंट। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल है
शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख की हो गई, तो इंक्रीज हो गई, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 1 लाख के क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। एंड इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने शेयर इशू करें अपन ने, 1 लाख के, तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। फिर है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस है, बता नहीं रखा इसके अंदर क्या इंक्लूड है। तो इन केस ऑफ साइलेंस अपन क्या मानते हैं कि इसके अंदर क्या इंक्लूड है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। 30 से 80 हो गया, तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया कितना, 50,000। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर क्या इंक्लूड है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 37 से 25 के हो गए, मतलब कम हो गया, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया तभी कम होगा वो। तो यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने कितना बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, 12,000 का, जिससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल। 96 से कितने के हो गए, 1,50,000 के। तो इसको वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया कितना, 54,000। फिर है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या इंक्लूड है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है। तो कितना है ओपनिंग बैलेंस इसका, 12,000 और क्लोजिंग है 15। तो क्या बताया था, इसका क्या मानेंगे कि लास्ट ईयर का जो 12,000 का प्रोविजन है वो तो टैक्स अपन ने इस साल पे करा है। तो जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का कितना है, 12,000। कितना है, 12,000। ठीक है। उसके बाद फिर जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का अपन ने प्रोविजन बनाया कितना, 15,000। तो ये अपन ने प्रोविजन बनाया, किसी को पेमेंट नहीं किया, तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। और जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उसको एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा कितना, 15,000। समझ आ गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। तो लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस था वो तो माना इस साल पे कर दिया, तो वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिख दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और जो करंट ईयर में अपन ने प्रोविजन बनाया 15,000, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये एडजस्टमेंट फॉर्म में अपन ने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड है, प्लांट एंड मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ है नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000 से 4 लाख की हो गई। तो 3,50,000 से 4 लाख की हो गई तो बढ़ेगी, तो कैसे बड़ी होगी, जब परचेज करा होगा तभी। सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितनी प्लांट एंड मशीनरी अपन ने परचेज करी है, 50,000 की। तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 से 60 का हो गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने अपने फिक्स एसेट्स पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है। तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, एंड नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन है, 10,000 का, नॉन कैश एक्सपेंस है,
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। फिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है इसको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है कितना? 20,000 और क्लोजिंग है कितना? 30,000। फिर दे रखा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 60 से 90 की हो गई, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा कितना? 30,000। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। 65 से 97 की हो गए, तो उसको भी वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल है 65 से 97 के हो गए, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का आउटफ्लो हो गया कितना? 32,000। फिर आपको दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस किस में आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है आपको कितना? ओपनिंग है कितना? 5,000 और क्लोजिंग है कितना? 15,000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया? 25,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया? 13,000। 5 और 13, अच्छा 13,000 है ये। $13,000 है तो ये कितना हो गया? 43 और ये हो गया 25। और बीच में एक चीज छोड़ दी अपन ने, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रह गई बीच में, है ना? 75,000 से डैश पीछे दे रखा है, इसके अंदर क्या है? 15% लोन है। 75,000 है तब बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर में डैश है, इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द इस लोन को अपन ने क्या करा? पे कर दिया। तो लोन पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन पेड कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे लोन पेड। कितना लोन पे करा अपन ने? 75,000 का। 75,000 का लोन अपन ने पे कर दिया, तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। और नीचे क्या लिखा है कि एडिशन इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 में कि ये लोन अपन ने 1 अप्रैल को पे कर दिया था, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पे कर दिया। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पे कर दिया यानी इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे नहीं। साल के शुरू में पे कर दिया 1 अप्रैल को ही, तो साल भर लोन था ही नहीं, तो लोन है नहीं, तो इस पे इंटरेस्ट भी पे नहीं होगा। ठीक है। अब एडिशन इंफॉर्मेशन में कंटीजेंट लायबिलिटी दे रखी है। कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड जो है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस है किसका? प्रपोज डिविडेंड का कितना? 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 30,000। तो अपन ये मानेंगे लास्ट ईयर ये जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था ये इस साल क्या हुआ? पे हो गया है। ये इस साल क्या हो गया है? पे हुआ है। और ये डिविडेंड अभी केवल प्रपोज ही हुआ है, इसका कुछ भी नहीं हुआ, केवल ये प्रपोज ही हुआ है। तो जब डिविडेंड केवल प्रपोज होता है तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। वो क्या होती है? हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी। तो यानी ये जो 30,000 है इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करा, इसलिए नीचे कंटीजेंट किसमें दे रखा है? कंटीजेंट लायबिलिटी में दे रखा है, क्योंकि क्या होता है? डिविडेंड प्रपोज हो गया। अब प्रपोज मतलब प्रपोज कहां पे होता है? जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। डिविडेंड के लिए सबसे पहले डायरेक्टर मीटिंग करते हैं, तो उसमें वो प्रपोज करते हैं कि भाई 30,000 का डिविडेंड देंगे। फिर शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसमें ये डिविडेंड प्रपोज होता है, और फिर वहां से जब ये पास हो जाता है तब ये पे होता है। तो बाई चांस सपोज करिए शेयर होल्डर की एजीएम में ये पास नहीं हुआ, तो मतलब ये पे नहीं होगा, इसलिए कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो अपन यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे जो लास्ट ईयर हुआ था ना 20,000 प्रपोज हुआ था, ये इस साल एजीएम में पास भी हो गया और ये पे भी हो गया, और ये केवल अभी प्रपोज हुआ, इसका और कुछ भी नहीं हुआ, तो ये 30,000 क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो ये जो
क्लोजिंग बैलेंस है इसका तो कुछ भी नहीं होगा कैश फ्लो में। ये जो 20,000 है ये इस साल पे करा है तो इसी का करेंगे केवल। तो डिविडेंड पेड एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, एक तो यहाँ लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे कर दिया लास्ट ईयर वाला 20,000, और करंट ईयर में ये डिविडेंड पेड हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ऐड हो जाएगा डिविडेंड पेड 20,000। समझ में आ गई बात? अब हो गए सारे एडजस्टमेंट कर लिए। मैंने आपको बताया ना ये जो 30,000 है ये कुछ भी नहीं हुआ, इसका ये कंटीजेंट लायबिलिटी है तो इसका कुछ भी नहीं करना है। जो करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है इसका कुछ नहीं होगा, केवल ये जो लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है यही है कि ये लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था तो ये इस साल एजीएम बुला के पास हो गया, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं, और पास हो गया तो ये पे भी हो गया। तो पे हो गया तो एक तो यहाँ लिख दिया डिविडेंड पेड 20,000, और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसलिए इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर दिया। और ये जो करंट ईयर का ये केवल प्रपोज हुआ है, अब ये अभी शेयरहोल्डर की एजीएम में पास नहीं हुआ तो इसलिए कंटीजेंट लायबिलिटी है, और कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो इसलिए इसका कैश फ्लो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब इसका अपन बैलेंस करेंगे तो ये आपका एफएफओ आ रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन एफएफओ। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है कितना 95,000। इसमें ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। 95 में ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 87,000। अब इसमें से 12,000 का टैक्स पेड माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 75,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद फिर इसको करेंगे तो एक ही है, नेगेटिव ही आ रहा है 50,000 नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव क्या कहलाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है कितना 7,000 नेगेटिव आ रहा है। तो ये कहलाएगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये एडलेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की थी 75 में से माइनस करेंगे 50 और माइनस करेंगे 7 तो ये आ जाएगा आपका 18,000। ये आपका कहलाएगा क्या नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 25,000, और 18 में जब 25,000 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका क्या 43,000, और ये आपका क्या कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
ये भी 43 और ये भी 43 है, दोनों सेम आ रहे हैं क्लोजिंग, मतलब सही किया है। नेक्स्ट निकालो 35। Illustration number 35. From the following balance sheet of DCX Limited, an additional information, prepare comparative statement. कह रहे during the year machine costing rupees 8 lakh, on which the accumulated depreciation was 3 lakh 20, was sold for 6 lakh 40 और डिबेंचर इश्यू हुए कब? 1 अप्रैल 2017 को। अब इसका अपन को क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखा है नीचे, किस पे? मशीनरी पे। उस पे एडजस्टमेंट नहीं दे रखा था। एडजस्टमेंट वो होता है विच इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है 21 लाख से 30 लाख की हो गई, तो 31 लाख। अच्छा पहले तो इसमें लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर अमाउंट। यहां लिखेंगे सबसे पहले ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यह लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर फिर यहां लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर यहां लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहां लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
पर्टिकुलर अमाउंट देखो सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल है 21 से 30 लाख हो गए, तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 9 लाख के क्या करे, शेयर्स इशू कर दिए। एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इधर लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 9 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूड है, स्टेटमेंट ऑफ P&L नीचे दे रखा है नोट नंबर 1 में 5 लाख से 4 लाख हो गए, तो ये 5 लाख से 4 लाख कम हो रहा है, तो मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है आपका, दिस इज नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। 5 लाख से 4 लाख हो गया, 21 से 30 है, तो क्या हुआ, ये 4 लाख 5 लाख से 4 लाख हो गया, तो ये हो गया आपका नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये लॉस है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे कितना है 1 लाख। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या इंक्लूड है, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर 5 लाख से 8 लाख के हो गए, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 3 लाख के डिबेंचर्स क्या करे, इशू कर दिए, तो यहां लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा, कितना कैश का इनफ्लो हो जाएगा 3 लाख। अभी क्या है 8% डिबेंचर है, ये 8% का मतलब क्या है कि इन डिबेंचर पे 8% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है, तो बात आती है 5 लाख पे करें 8 लाख पे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के पार्ट नंबर 2 में पढ़ो, ये डिबेंचर 1 अप्रैल को इशू हुए थे, 1 अप्रैल 2017, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर में डिबेंचर इशू हो गए, यानी पूरे साल भर मेरे पास कितने के डिबेंचर्स थे 8 लाख के, कितने के 8 लाख के, तो इंटरेस्ट किस पे होगा 8 लाख पे। सो इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है आपका 8 लाख है, और 8 लाख का कितना परसेंट 6%, तो 8 लाख का 8% है, 8 लाख का 8%, तो 8 लाख का 8% कितना होगा 64,000, इंटरेस्ट पे करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा कितना 64, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 64,000। नेक्स्ट क्या है ट्रेड पेबल, 1 लाख से 1,50,000 हो गया, वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इट इज अ करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल भी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब जो पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया 50,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके आगे पॉइंट नंबर नोट नंबर 3 बना हुआ है, नोट नंबर 3 में क्या लिखा है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जो लास्ट ईयर का है 56 और करंट ईयर का कितना है 76, तो क्या मानेंगे जो लास्ट ईयर 56 का था, जो लास्ट ईयर था प्रोविजन फॉर टैक्स 56,000 का, वो तो अपन ने इस साल पे कर दिया, तो जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है, जो भी टैक्स अपन ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देते हैं, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना टैक्स अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे करा है 56,000 का, और अपन ने 76,000 का प्रोविजन बनाया है, तो ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 76,000।
उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, टेंजेबल एसेट। टेंजेबल एसेट के अंदर मशीनरी है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसका नीचे आपको क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखा है, तो इसलिए इसका वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। तो ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। असेट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है कितना, 25 लाख, एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 25 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब ये क्या है, ये है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस इसका है 33 लाख। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है कितना, 5 लाख, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 6 लाख। क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है कितनी, 8 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख 20। इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसका वो कितना है, 3,20,000 है। यानी इसकी जो WDV या फिर आप बोलो बुक वैल्यू, WDV या बुक वैल्यू जो है वो कितनी रह गई, WDV या बुक वैल्यू कितनी रह गई, 4,80,000। और 4,80,000 की जो मशीन है इसको अपन ने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया इसको अपन ने, 6,40,000 में सेल कर दिया। तो 4,80,000 की मशीन को 6,40,000 में सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1,60,000 का। तो ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, 1,60,000। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने एसेट को सेल करते हैं, तो जो एसेट अपन सेल कर रहे हैं उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर हम अपने एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो एसेट आप बेच रहे हो उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये गिवन है 3,20,000। तो ये 3,20,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये कहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोविजन अकाउंट में। तो इसको प्रोविजन अकाउंट से निकालकर कहां ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन है, 3,20,000, 3,20,000। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कराए किससे, मशीनरी से। तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 3,20,000, और मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,20,000। अब इसको अपन ने सेल करा कितने में, 6,40,000 में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने में सेल करा है, 6,40,000, 6,40,000। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ये क्या आ गया आपका, सेल ऑफ मशीनरी। कितना, 6,40,000। और मशीन को सेल करने से आपको 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट का ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है 1,60,000, 1,60,000। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो एडजस्टमेंट हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो इसका बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 16 लाख, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 16 लाख आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या कहलाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये कहलाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, ये क्या कहलाएगी परचेज ऑफ मशीनरी। ऐसी प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 4,20,000। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी, जो बची हुई मशीन है उस पर इतना डेप्रिसिएशन लगा है। अब इसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले ये 1,60,000 क्या है ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,60,000, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देते हैं। फिर ये क्या निकाला था 16 लाख क्या था, ये था परचेज ऑफ मशीनरी। सो परचेज ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितनी की मशीनरी परचेज करी अपन ने 16 लाख की, इससे कैश का क्या होगा आउटफ्लो हो जाएगा। और ये क्या है 6,40,000 सेल ऑफ मशीनरी, तो सेल ऑफ मशीनरी क्या होती है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। कितनी मशीनरी सेल करी अपन ने, मशीनरी अपन ने सेल करी कितने की 6,40,000 की, इससे कैश का इनफ्लो होगा। और ये जो 4,20,000 है ये क्या है, इट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन और रिमेनिंग मशीनरी, जो बची हुई मशीन है उसका डेप्रिसिएशन है, तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। और नॉन कैश एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है 4,20,000, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 का हो गया था, यहां तक हो गया सारा। अब इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट है 7 लाख से 8 लाख हो गया, तो ये बढ़ गया मतलब खरीदा तभी बढ़ा है। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, इससे क्या होगा कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना 1 लाख। फिर है करंट इन्वेस्टमेंट, ये किस में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, किस में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 78 और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 89,000। उसके बाद फिर क्या है इन्वेंट्री 4 लाख से 8 लाख की हो गई, सो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के इंक्रीज होने से
करंट एसेट के इंक्रीज होने से, करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब उसमें और पैसा इन्वेस्ट हो गया, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना, 4 लाख। उसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसका भी ओपनिंग बैलेंस कितना है 78 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 37,000, 78 और 37,000। पॉइंट नंबर 1 कर लिया एडिशनल इंफॉर्मेशन का। पॉइंट नंबर 2 हो गए सारे एडजस्टमेंट, हो गए। अब एडलेस करेंगे, तो एडलेस करने के बाद ये क्या आएगा आपका FFO, ये आ जाएगा आपका FFO। तो FFO आ रहा है आपका कितना 3 लाख। इसमें ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स ये आ रहा है आपका कितना, ये एडलेस करने के बाद नेगेटिव आ रहा है आपका, तो ये कैश फ्लो नहीं आएगा। इसको लिखेंगे अपन नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। ये आपका नेगेटिव आ रहा है कितना, नेगेटिव आ रहा है कितना 50,000 नेगेटिव आ रहा है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये एडलेस करेंगे कितना हो जाएगा 1,26,000 नेगेटिव। समझ में आ गया? ये भी नेगेटिव का 50 है, जो नेगेटिव का 56 है, तो ये हो जाएगा 1,06,000। कितना हो गया आपका 1,06,000, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये आएगा नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे तो ये भी एडजस्ट करके नेगेटिव आ रहा है। कितना नेगेटिव आ रहा है ये आपका 10,60,000 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करके पॉजिटिव आ रहा है 11,36,000। ये आपका क्या कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद ये नेगेटिव आ रहा है 30,000। किस किस को किया बंदे, ये तो माइनस का 1,06,000, फिर ये माइनस का 10,60,000, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो माइनस का हो जाएगा, फिर उसमें प्लस करेंगे 11,36,000, तो नेट फिगर नेगेटिव आएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहां लिखेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना हो गया ये 0,0,0, 8 और 8 16, 1,56,000, और इसको करेंगे तो ये आ रहा है 1,26,000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 1,56,000। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेट करेंगे तो कितना आएगा 1,26,000,
नेट करेंगे तो कितना आएगा 1,26,000। तो ये क्या कहलाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया?